हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो आ गए आप। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर टारगेट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो कैसा लगा मेरा मजाक? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपने सपनों के लिए कुछ उम्मीदों के साथ पढ़ाई भी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि डिफरेंट एग्जामों में इसके क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। हम बात करेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की, अघोष और सघोष की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की, ये क्या होते हैं। तो देखते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, अगर हम दोनों प्राण को देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प प्लस प्राण और महान प्लस प्राण। अल्प का मतलब होता है अल्प मात्रा में, यानी कि कम। तो जिस ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु प्रयुक्त हो, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु प्रयुक्त हो, हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अगर हम देखें प्राण, दोनों में प्राण कॉमन है, प्राण दोनों में प्राण कॉमन है। प्राण का मतलब होता है वायु, हवा। प्राण का मतलब होता है वायु या हवा। अल्प का मतलब होता है कम मात्रा में। अल्प का मतलब कम मात्रा में। महा मीन्स होता है महान, महान का मतलब महा मीन्स ज्यादा। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु प्रयुक्त हो, हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा वायु प्रयुक्त हो, हम उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब बात आती है कि अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ये इसको हम याद करेंगे बहुत ही आसान तरीके से और कुछ लॉजिक के साथ हम इसको याद करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे जितने भी वर्ड हैं, हिंदी वर्णमाला के जितने भी स्वर और व्यंजन हैं, हमने उनको अपने बोर्ड पे लिख रखा है। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो इन सब वर्ग में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। इस तरह से हमारे कितने हो जाते हैं? 25 वर्ड हो जाते हैं। अगर हम इसको देखें कि अगर जो हमारे कॉलम है, तो ये हमारा पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इस तरह से हमारे 5 कॉलम भी बनते हैं और 5 रो भी बनते हैं। तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं पंक्तियों में। तो हमने इसको कॉलम में बांटा है। पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है, 5वां कॉलम ये है। आप भी इसको इसी तरह से लिखेंगे अपने नोट्स में। अब जो हमारा आता है अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ड आते हैं, यार अलावा। उसमें व्यंजन में बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा और सभी स्वर। ये तो हमारे होते हैं हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं। तो हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से याद रखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण में दोनों में प्राण कॉमन है। प्राण दोनों में कॉमन है। दोनों प्राणों में क्या है? जो ये प्राण है दोनों में कॉमन है। तो हम बेसिकली बात करेंगे किसकी? अल्प और महा की। तो अल्प को अगर हम देखें तो अल्प शब्द में हमारे मुख्यतः 3 वर्ड हैं। अल्प में मुख्यतः कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड हैं, आ, अधला और पा। तो कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड हो गए। अगर हम महा की बात करें तो महा में कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। तो 3 और 2 कैसे आया? आपको पता चला कि अल्प में 3 वर्ड हैं और महा में 2 वर्ड हैं। अगर हम देखें 3 को, तो 3 हमारा एक विषम संख्या होता है।
3 क्या होता है हमारा विषम संख्या होता है। अगर 2 को देखें तो 2 को हम कह सकते हैं कि 2 हमारा सम संख्या होता है। तो अल्प में 3 वर्ण, 3 जो कि विषम है, महा में 2 वर्ण, 2 जो कि सम है। तो अगर हम विषम की बात करें 3, तो अल्प का मतलब होता है 3। इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ण आएंगे, 3 कॉलम आएंगे। वो कॉलम कौन कौन से आएंगे, क्योंकि ये विषम है तो 3 कॉलम विषम। इसमें विषम कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5। ये तीनों क्या है, विषम है, 1, 3 और 5। और ये संख्या कितनी है, 3। 1, 2, 3 कॉलम हो गए और तीनों संख्या क्या है, विषम है। तो का, चा, टा, ता, पा, और ये 3 वाला का, गा, जा, डा, दा और बा। इसी तरह से 5 वाला ये। तो ये जो है तीनों, ये 5, ये 5 और ये 5, ये किस में आएंगे, हमारे अल्प प्राण में आएंगे। अल्प प्राण में कैसे आएंगे, हमने इसकी लॉजिक बताई कि अल्प में हमारे 3 वर्ण हैं, तो यहां से 3 कॉलम आएंगे, यहां से 3 कॉलम इसमें आएंगे। वो कौन कौन से आएंगे, 3 हमारा क्या है, विषम है। तो यहाँ पे जो विषम नंबर हैं, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो विषम नंबर हैं ये तीनों किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। इसी तरह से अगर हम महा की बात करें तो महा में 2 वर्ण हैं, 2 की जो सम है। तो सम इसमें कौन कौन से हैं, 2 और 4। 2 और 4 क्या है, ये सम संख्या है। तो इनके जितने भी वर्ण होंगे, जो 5 इसके और 5 इसके जो वर्ण होंगे, ये किस में आएंगे, महाप्राण में। तो इस तरह से अल्प प्राण में एक प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण वो किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। और दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण किस में आएगा, महाप्राण में आएगा। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होता है कि अल्प प्राण क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकले हम उसको अल्प प्राण कहते हैं। अल्प में 3 संख्या है, 3 संख्या क्या है, विषम है। तो विषम 1, 3, 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें क्या लिखे, अंतस्थ व्यंजन। आ से हमारा आता है अल्प और आ से बनता है अंतस्थ। आ से अल्प प्राण और आ से अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएगा, हमारा अंतस्थ व्यंजन हमारा आ जाएगा अल्प प्राण में। आ फॉर अंतस्थ और आ फॉर क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। तो अंतस्थ और अल्प प्राण, तो जो अंतस्थ व्यंजन आता है वो किस में आते हैं, अल्प प्राण में आते हैं। अगर हम उसमें व्यंजन की बात करें तो उसमें व्यंजन हमारा किस में आ जाता है, महाप्राण में। उसमें व्यंजन महाप्राण में आ जाएगा। तो आ फॉर अंतस्थ, अंतस्थ में आ पहले आ रहा है, अल्प में आ रहा है, तो अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आएंगे और उसमें व्यंजन किस में चला जाएगा, महाप्राण में। और अगर हम देखें अल्प प्राण और महाप्राण में, अगर हम इन अपने बोर्ड पे देखें तो देख के क्या पता चलता है कि अल्प प्राण में हमारे ज्यादा वर्ण आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम आ रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2 हैं। तो इसमें ज्यादा है, ज्यादा वर्ण है, इसीलिए जितने भी स्वर होंगे वो सभी स्वर किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। इसमें वर्णों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए हम सभी स्वर को अल्प प्राण में भी रख देंगे। तो इस तरह से आपको ये तैयार होता होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है और इनमें कौन कौन सी ध्वनियां आती है। तो अल्प प्राण क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख से कम वायु निकले, कम वायु प्रयुक्त, तो हम उसको अल्प प्राण कहते हैं। इनमें आने वाली प्रमुख ध्वनियां क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, और क्या होते हैं, सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, यारा लावा और सभी स्वर, ये किस में आएंगे, अल्प प्राण में। अब महाप्राण की बात करें, महाप्राण में प्रत्येक जो महाप्राण होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा वायु प्रयुक्त हो, हम उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस उसमें व्यंजन आते हैं। तो अब हम बात करेंगे अघोष और सघोष की। आई होप ये टॉपिक आपका बढ़िया से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मुझे याद नहीं हुआ है। तो बात करते हैं हम अघोष और सघोष की। अब बात करेंगे अघोष और सघोष की।
घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपन। घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन या कंपन। तो अघोष का मतलब यहां पे हो जाएगा जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, हमारी जिह्वा कंपन करने लगती है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, हम उसे सघोष कहते हैं। सा मीन्स साथ, सा मीन्स साथ, अघोष मीन्स क्या होता है? घोष। घोष मीन्स क्या होगा? कंपन या वाइब्रेशन, कंपन या वाइब्रेशन। कंपन वाइब्रेशन क्या होता है? घोष। घोष का मतलब होता है कंपन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जिह्वा वाइब्रेट करने लगती है, कंपन करने लगती है, हम उन्हें सघोष कहते हैं। सा मीन्स साथ, आ मीन्स बिना। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जिह्वा जो होती है वाइब्रेट करने लगती है, कंपन करने लगती है, हम उसे सघोष कहते हैं। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जिह्वा कंपन नहीं करती, हमारी स्वर जो तंत्रियां हैं, स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं उसे सघोष, और जिनमें नहीं करती वो क्या होती है? अघोष। अब बात आती है कि अघोष और सघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अघोष। अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड। तो अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, और उसमें व्यंजन का सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा। उसमें व्यंजन में 4 वर्ड होते हैं, ये 4 होते हैं, बट इसमें हा नहीं आता। अघोष में हा नहीं आता। बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, ये किसमें आता है? अघोष में। उसमें व्यंजन का हा इसमें नहीं आता। तो हमने बात किया था अल्प प्राण में आ इसमें भी था, तो वहां पे ज्यादा वर्ड थे, अल्प प्राण में ज्यादा वर्ड थे, बट अघोष में कम होंगे, अघोष में कम वर्ड होंगे। तो अघोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, और उसमें व्यंजन के हा को छोड़ के बाकी बचे 3 वर्ड इसमें आते हैं। उसमें व्यंजन हमारा ये है, उसमें व्यंजन में बस हा इसमें नहीं आएगा अघोष में, बाकी 3 वर्ड अघोष में आ जाते हैं। अगर हम बात करें सघोष की, तो बचे पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड अघोष में आ जाता है। तो बचे कौन कौन से? 3, 4, 5, और क्या बचे? इसमें हा बचा, हा भी इसमें आ जाएगा, प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन इसमें आ जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन, और प्लस सभी स्वर। तो सभी, तो अघोष में कौन कौन से वर्ड आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, और उसमें व्यंजन का बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा, इसमें हा नहीं आता है। अगर हम सघोष की बात करें तो पहले और दूसरे वर्ड को छोड़ के 3, 4, 5 प्रत्येक वर्ग के तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ड क्या होगा? सघोष होगा, और इसमें हा आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, तीसरा चौथा वर्ड। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे कि ये वर्ग है, इसका पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड, पहला और दूसरा वर्ड, इस तरह से। चलिए हम इसको फिर से एक बार दूसरे चार्ट में बना के इसको थोड़ा समझ लेते हैं एक बार और, ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए। तो आ गए आप, बड़े जल्दी आ गए। तो हम इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। तो अल्प प्राण की बात हमने की थी। अल्प में 3 वर्ड आते हैं, 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, का खा को छोड़ के गा, और फिर घा को छोड़ के अंगा, तो का, खा, घा। तो इस तरह से अल्प प्राण में पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, और अंतस्थ व्यंजन के 4 वर्ड, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा प्लस सभी स्वर, ये आते हैं अल्प प्राण में। और बाकी बच्चे जितने वर्ड, दूसरा और चौथा वर्ड, वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड किसमें आ जाएगा? महाप्राण में, और इसमें प्लस क्या आ जाएगा? उसमें व्यंजन,
उष्म व्यंजन ये इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा, और हाँ ये मूर्धन्य, ये क्या है, ये उष्म व्यंजन है, और ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और प्लस सभी स्वर किसमें आ जाते हैं, अल्प प्राण में। अब देखिए अगर हम अघोष की, तो अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का वर्ग, चा वर्ग, ये वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ये पहला वर्ण और दूसरा वर्ण है, और ये पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण है, और ये दूसरा और चौथा वर्ण है, और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा प्लस बड़ा सा, मूर्धन्य सा, और हा, ये किस में आ जाएंगे, अघोष में, और बाकी बच्चे किस में आ जाएंगे, सघोष में। तो इस तरह से हम इसको भी समझ सकते हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। हम एक छोटा सा पॉइंट उसको भी देख के चलते हैं, एग्जाम में काफी बार वो भी पूछा गया है, आता है द्वित व्यंजन क्या होता है, द्वित व्यंजन, ये द्वित व्यंजन क्या होता है, हम इसको समझ के चलते हैं, एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है। तो यदि किसी व्यंजन से पहले, यदि किसी व्यंजन से पहले वही व्यंजन बिना स्वर के आए, यदि किसी व्यंजन से पहले वही व्यंजन बिना स्वर के आए, तो हम उसको द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या दिल्ली, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली या दिल्ली लिखेंगे अगर हम, कुत्ता या बिल्ली या दिल्ली, तो हम यहां पे देख रहे हैं कि यदि किसी व्यंजन से पूर्व, यदि किसी व्यंजन, ये मान लीजिए ये व्यंजन है, यदि किसी व्यंजन से पूर्व वही व्यंजन बिना स्वर के आए, तो जो ता है, ता से पहले जो ता आया है बिना स्वर के आया है, जो ला से पहले लाया है बिना स्वर के आया है, जो ला से पहले लाया है बिना स्वर के आया है। तो इस तरह से किसी व्यंजन से पूर्व अगर वही व्यंजन बिना स्वर के आए, तो हम उसको क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से एक और आता है कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन पूछता है, संयुक्त व्यंजन जैसे कि महत्व, जैसे कि महत्व, यदि किसी व्यंजन से पूर्व कोई और व्यंजन बिना स्वर के आए, यदि किसी व्यंजन से पूर्व कोई भी व्यंजन बिना स्वर के आए, तो हम उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसमें वही व्यंजन बिना स्वर के आए, तो हम इसको द्वित, और यहाँ पे कोई भी व्यंजन बिना स्वर के आए, तो उसको क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, द्वित व्यंजन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।